चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में है मालूम है 3 टाइप के मैटर की स्टेट होती है। स्टेट ऑफ मैटर। पहली कौन सी? सॉलिड, दूसरी सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस। और गैस। तो प्रॉपर्टी ले लें हम इसकी सॉलिड की। म्यूचुअल अट्रैक्शन, एम मीन्स म्यूचुअल अट्रैक्शन सॉलिड पार्टिकल में बहुत ज्यादा है, लिक्विड में कम है और गैसेस में निग्लिजिबल है। एस्केपिंग टेंडेंसी, ईटी मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब छोड़ने की टेंडेंसी, भागने की टेंडेंसी। इसमें पार्टिकल के बीच में भागने की टेंडेंसी नहीं है, इसमें थोड़ी है और गैसेस में बहुत ज्यादा है। थर्ड है मोशन, पार्टिकल की मोशन। इसमें कौन सी मोशन होती है? सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है, नहीं वाइब्रेशन होता है। जबकि इसमें वाइब्रेटरी भी होती है प्लस कौन सी होती है? ट्रांसलेशनल, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं। और गैसेस में कौन सी होती है? गैसेस में कौन सी होती है? रैंडम मोशन होती है। रैंडम तो है, रैंडम के अलावा इसमें कौन सी है? ट्रांसलेटरी मोशन है। तो ट्रांसलेटरी मोशन सॉलिड में नहीं होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज्यादा है, लिक्विड में कम है, गैसेस में निग्लिजिबल यानी लगभग लगभग है ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके बाद वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। क्यों? गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं उसी का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम होता है। सरफेस, सॉलिड की सरफेस बिल्कुल होती है और डेफिनाइट सरफेस है। लिक्विड की क्या डेफिनाइट होती है? नॉट डेफिनाइट। क्यों? वो सरफेस होती है लिक्विड की जो वेसल की सरफेस है, वेसल के अकॉर्डिंग वो सरफेस एक्वायर कर लेती है। इसमें ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इसमें कोई सरफेस फिक्स होती है। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? दबाना। दबाना। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में बहुत ही कम यानी निग्लिजिबल है, तो हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्रेसिबल, यानी हम इनको दबा नहीं सकते हैं। और ये वाले, ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। मॉडरेट कंप्रेसिबल। हाँ हाँ बोल सकते हैं। वैसे कोई भी 100% कोई भी ऐसा सॉलिड नहीं है जो इनकम्प्रेसिबल हो, हर सॉलिड थोड़ा कंप्रेसिबल होता ही होता है। और ये वाले क्या होते हैं? हाईली हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल, राइट। नेक्स्ट जी पॉइंट सर। इसमें कंप्रेसिबिलिटी का हो गया, सरफेस का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, लिक्विड की थोड़ी है, गैसेस की इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट है हीट जी सर। कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी वाला जो पॉइंट है, एक्चुअल में आप इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे। जो हीट कैपेसिटी है एक ऐसा होता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, प्रोसेस। और एक ऐसा होता है ये भी नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है। और जबकि यहाँ पर कैसा है? प्रोसेस डिपेंडेंट है। प्रोसेस कौन सी हो रही है? क्या प्रेशर कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड करेगा, यानी प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये तो जनरल डिफरेंस हो गए कि सॉलिड का डेफिनेट शेप है, डेफिनाइट शेप भी है, तो इसके अलावा इनडेफिनाइट वॉल्यूम भी है। ऐसा क्यों है? दोनों ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके बीच में क्या है? कोई भी स्पेस नहीं है,
इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं है तो नो इंटर पार्टिकल स्पेस, नो इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम। इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं है, इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं है इसका मतलब क्या, हम उसको बहुत ज्यादा दबा नहीं सकते, दबा नहीं सकते यानी शेप फिक्स रहेगा और उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, यानी वो उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करते हैं, उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो क्या सॉलिड को लिक्विड या गैस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम आइस ले लेते हैं तो आइस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाइए तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, और लिक्विड में। टेम्परेचर बढ़ाइए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो ये स्टेट प्रेशर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। अगर गैस में हम प्रेशर बढ़ाते हैं या प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में, और लिक्विड में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम कर दें, प्रेशर बढ़ाएं और टेम्परेचर कम कर दें, यहाँ भी प्रेशर बढ़ाइए और टेम्परेचर कम कर दीजिए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ प्रेशर बढ़ाइए और टेम्परेचर कम कर दीजिए तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी स्टेट को हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके भी कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस हमने देखा, आप देखिए शॉर्ट में हमने क्या क्या देखा कि अट्रैक्शन की टेंडेंसी यानी म्यूचुअल अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा, गैस में कम। एस्केपिंग टेंडेंसी यानी दूर होने की टेंडेंसी सॉलिड में कम, गैस में ज्यादा। थर्ड पॉइंट वाइब्रेशन यानी ऑसिलेशन, ऑसिलेशन किस में ज्यादा है, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन हाँ वाइब्रेटिंग लिक्विड में, मोशन किस में, सिर्फ सॉलिड में है। और गैस में, सॉलिड में और वाइब्रेटिंग। गैस में ट्रांसलेटरी मोशन ही है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है। वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप यानी शेप फिक्स नहीं होता है। और लिक्विड उसमें गैस में ना वॉल्यूम फिक्स होता ना ही शेप फिक्स होता है। लिक्विड का शेप क्या रहेगा, जो कंटेनर का शेप रहेगा वही शेप किसका होता है, लिक्विड का शेप होता है। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है। तो अब इसके बाद हम आते हैं किस पर, टाइप्स ऑफ सॉलिड पर। तो सॉलिड के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड अरेंजमेंट के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन, दूसरा और दूसरा अमोर्फस। कौन सा होता है, अमोर्फस। अब क्रिस्टलाइन में बताइए, इसमें कोई ऑर्डर होता है, बिल्कुल, डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर होता है। डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अमोर्फस में कौन सा ऑर्डर होता है, नहीं होता। रैंडम ऑर्डर, यानी इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। सेकंड, अब इसमें जो भी ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज भी और शॉर्ट रेंज भी है। लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज दोनों ही इसके अंदर ऑर्डर होते हैं। और इसमें पहली बात तो ऑर्डर ही नहीं हो, अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी थोड़े टाइम के लिए इसमें ऑर्डर होता है, ज्यादा ऑर्डर इसमें नहीं होता है। तीसरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स, इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड को हम बोलते हैं सूडो सॉलिड, यानी झूठे सॉलिड भी बोलते हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी ऐसे लिक्विड जो बहुत ज्यादा ठंडे हों, सुपर कूल्ड लिक्विड इन्हें बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, नॉट शार्प। क्यों? क्योंकि एक रेंज में मेल्ट होते हैं, मेल्ट इन अ रेंज, एक रेंज में मेल्ट होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो कटिंग सरफेस कैसी आती है, क्लीन आती है, तो गिव्स क्लीन क्लीवेज, गिव्स क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। और यहाँ पर नॉट क्लीन क्लीवेज, नॉट क्लीन क्लीवेज, जैसे अगर हम लकड़ी को काटते हैं तो लकड़ी को काटने पर कटिंग जो सरफेस है वो क्लीन नहीं होती है, ठीक है ना। एक ऐसे होते हैं जी अनआइसोट्रोपिक, सर। अनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं,
अनआइसोट्रॉपिक और एक कैसा होता है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या हो गया? सेम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टी, सेम। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टी, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वन प्रॉपर्टी, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वन प्रॉपर्टी। क्लियर? जी ये सर। बात क्लियर हो गई? एक मिनट में स्क्रीन दूसरी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन सही नहीं चल रही है। हाँ, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसे हमने क्या नाम दिया? आइसोट्रॉपिक नाम दिया है। ये बात क्लियर हो गई? तो जी सर। मेन जो हमने देखे, इसके अलावा कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व कैसा होता है इसमें? इसमें जो कूलिंग कर्व होता है ऐसा कंटिन्यूस नहीं होता है, नॉन कंटिन्यूस होता है। नॉन कंटिन्यूस कूलिंग कर्व, नॉन कंटिन्यूस कूलिंग कर्व। तो अमॉर्फस में कैसा होता है कूलिंग कर्व? कंटिन्यूस होता है इस टाइप से, कंटिन्यूस कूलिंग कर्व। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्यों? देखिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर। यहाँ पर क्या ले रहे हैं? टाइम। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो ये क्या होता जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर एक हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा जिस टेम्परेचर वो मेल्ट या सॉलिडिफाई होगा। जबकि अमोर्फस में ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है, वो एक रेंज में मेल्ट होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मेल्ट इन ए रेंज, मेल्ट इन ए रेंज, एक रेंज में ये मेल्ट होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके जो हाँ सर। एग्जाम्पल है, जैसे इसके एग्जाम्पल ले लिया हमने NaCl, यहाँ ले लिया क्वार्ट्ज। इसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? गिलास, गिलास ले लें हम, यहाँ पर प्लास्टिक ले लें, अमोर्फस है। इसमें इसके अलावा पॉलीमर ले लीजिए। तो आप अमोर्फस के एग्जाम्पल से याद कर लीजिए, तो बचे हुए किसके हो जाएंगे? क्रिस्टलाइन के। तो अमोर्फस के जो एग्जाम्पल्स है काफी कम एग्जाम्पल्स हैं, 4-5 एग्जाम्पल्स ही अपने को याद रखना है। अमोर्फस, अमोर्फस सिलिका, ठीक है ना। पॉलीमर, स्टार्च भी क्या है? पॉलीमर है, सिलिका। बायोमोलिक्यूल मैंने पढ़ रखा है। रबर भी क्या है? पॉलीमर है। तो ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं किस में आते हैं? अमोर्फस में आते हैं। चलिए, तो मैं अपन ने क्या क्या पढ़ा था जल्दी से मुझे बताइए, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं? जल्दी बोलिए। क्रिस्टलाइन टू और, टाइप्स के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन के पॉइंट बताइए। ऑर्डर? रेगुलर, ऑर्डर होता है सर, रेगुलर, रेगुलर ऑर्डर होता है डेफिनेट। ठीक। नंबर 2, नंबर 2 ट्रू और फॉल्स सॉलिड? ट्रू टू सॉलिड। सॉलिड्स होते हैं सर। नंबर 3 मेल्टिंग पॉइंट शार्प कि नॉट शार्प? शार्प होता है सर। शार्प होता है, करेक्ट। कूलिंग कर्व कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूस होती है सर। डिसकंटिन्यूअस, राइट। इसके अलावा अगर हम इसको कट करते हैं तो कटिंग सरफेस क्या रहेगी? क्लीन क्लीवेज देगी कि नहीं देगी? क्लीन क्लीवेज देगी, स्मूथ रहती है सरफेस। बिल्कुल बिल्कुल। अनआइसोट्रोपिक क्या आइसोट्रोपिक? एनाइसोट्रोपिक है। एनाइसोट्रोपिक मींस अनआइसो कि बिना डिफरेंट टाइप के वो होते हैं। ठीक, बिना देखे बताने की कोशिश करना, देख के नहीं बताना, ठीक है ना। तभी चीजें लर्न होंगी, नहीं है ठीक है, सर। ठीक है ना। अब देखो, पहले से अब चीज ऐसा लग रहा हो कि हमें कुछ चीजें याद हैं, हो रही हैं, जी ठीक सर। है ना। फर्स्ट टाइम जो सॉलिड स्टेट पढ़ा था, अब जो पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि कुछ हमें थोड़ा बहुत याद है, राइट। हाँ सर। अब अमोर्फस के एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। अमोर्फस के एग्जाम्पल। ग्लास, हाँ, ग्लास, प्लास्टिक हाँ, और सिलिका हाँ, और पॉलीमर्स, स्टार्च। ठीक। पॉलीमर, स्टार्च, ये सब अमोर्फस में आ गए, अमोर्फस में ठीक आते है हैं। ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स। इंटरपार्टिकल फोर्स के बेसिस पर कितने टाइप के सॉलिड होते हैं? नंबर फर्स्ट, आयनिक सॉलिड। नंबर सेकंड, मेटालिक सॉलिड। 4 टाइप के सॉलिड होते हैं।
नंबर 3 कोवेलेंट सॉलिड और नंबर 4 मॉलिक्यूलर सॉलिड। कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के। अब यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फर्स्ट पॉइंट हमें देखना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। सेकंड पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कौन सा फोर्स है। थर्ड पॉइंट ले रहा हूं मैं इसकी प्रॉपर्टीज, और फोर्थ पॉइंट ले रहा हूं एग्जाम्पल। तो मुझे बताइए इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयनिक सॉलिड का पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं तो आसानी रहेगी। ये आयनिक आयन से मिलकर बनता है। मेटालिक सॉलिड में क्या आ जाएंगे? मेटल्स। कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की metals, बात कर रहे हैं तो इसके गिने चुने एग्जांपल है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, इसके अलावा सिलिका, सिलिका, सिलिका यानी SiO2, SiO2, और सिलिकॉन कार्बाइड, इसे हम बोलते हैं कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, और डायमंड, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड। इसके अलावा ले लें हम बोरॉन नाइट्राइड, इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल जैसे कि बेंजीन, आयोडीन, सॉलिड बेंजीन, सॉलिड आयोडीन, आइस, जी सॉलिड सर, आइस, सॉलिड CO2, या ड्राई आइस बोल दीजिए इसको, ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2, NH4Cl। अब देखिए कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहले आयनिक सॉलिड पर आ जाए तो आयनिक सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है? आयंस। तो आयन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? वंडर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज आयनिक की, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन H2O, और कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस कंडीशन में? इन सॉलिड वो मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, और इन एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन स्टेट में होते हैं। मोल्टन स्टेट में क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट में आयोनाइज हो जाते हैं। मोल्टन जी स्टेट में सर, आयोनाइज हो जाएंगे यानी पिघला हुआ। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में फिर आयोनाइज नहीं होते, नहीं हो, ठीक है ना। तो सॉलिड फॉर्म में आयोनाइज नहीं होते हैं। आयंस तो रहते हैं लेकिन आयंस फ्री नहीं होते हैं, आयंस फ्री नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कैसे हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस वजह से? ड्यू टू मोल्टन प्रेजेंस स्टेट, ऑफ फ्री आयंस, फ्री आयंस नहीं होते इस वजह से। तो आयनिक सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स आयन से फोर्स कौन सा लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी हाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सारे इसके एग्जांपल हो गए। सेकंड कौन सा लिया था हमने? मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक मेटालिक सॉलिड, सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है? कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है? मेटल्स, मेटल आयन, मेटल्स, मेटल नहीं, मेटल मेटल आयन, आयन। कहां पर है? इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में गोते खाते हुए मेटल आयन, यानी इलेक्ट्रॉन भी और मेटल आयन भी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा? मेटालिक बॉन्ड, यानी भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे स्पेशल टर्म से हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, राइट। जी सर, प्रॉपर्टी बताइए। हाई मेल्टिंग पॉइंट,
और बॉइलिंग पॉइंट वो छोड़ दें, कुछ मेटल से एक्सेप्शन से मर्क्यूरी वगैरह। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर, राइट, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनसॉल्युबल इन वाटर। ना ना, मेटल कहाँ सोल्यूबल होंगे? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। हाँ तो लिखने की जरूरत ही नहीं, उसमें पूछते नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो गया? मेटल। अब देखिए आयनिक और मेटालिक में डिफरेंस आ गया कि आयनिक में कब कंडक्टर है वो, गुड कंडक्टर कब है वो आयनिक में? सिर्फ मोल्टन मोल्टन स्टेट स्टेट में में। और एक्वस में, जबकि ये सॉलिड स्टेट में भी गुड कंडक्टर है। ठीक है। जी सर। तीसरा था कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? किससे मिलकर के बनते हैं? एटम से। कोवेलेंट सॉलिड एटम। एटम से मिलके बनते हैं, बता रहा हूं कैसे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके एग्जांपल्स क्या थे? सिलिका, सिलिका यानी SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट। कार्बन के ही एलोटॉप्स है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट यानी बोरॉन नाइट्राइड, और कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम यानी सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। इस टाइप के एग्जाम्पल इसमें आते हैं। अब यहाँ प्रॉपर्टी हमने नहीं देखी, इसकी प्रॉपर्टी और देख लें। इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा। और दूसरा, वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? जी सर। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ, ग्रेफाइट कंडक्टर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? यूज्ड इन ड्राई लुब्रिकेटिंग एजेंट, ड्राई लुब्रिकेटिंग एजेंट यानी जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां पर जहां ग्रीस ऑयल हम यूज नहीं कर पाते, वहां पर ग्रेफाइट का यूज करते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक यूनिट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसलिए। डायमंड क्या है? डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट। इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है। ठीक है। ये हो गया कोवेलेंट। कोवेलेंट सॉलिड के सिलेक्टेड एग्जांपल है, जितने एग्जांपल लिखिए एक और नॉर्बिया, तो इसलिए हमें टेंशन नहीं होने चाहिए कि इसके कितने एग्जांपल है। एक और ले लें, एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी ले लें, ALN, ये भी कोवेलेंट सॉलिड ही है। तो कोवेलेंट के अच्छी तरह से दिमाग में बिठा के रखिए। अब दिक्कत कहाँ थी? मॉलिक्यूलर सॉलिड को आइडेंटिफाई करने में। मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में पार्टिकल्स क्या हैं? पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। फोर्स कौन सा होता है? फोर्स एक तो नॉन पोलर में, नॉन पोलर जहां पर डायपोल मूवमेंट नहीं होता है, वो हम पढ़ेंगे कहां पर? केमिकल बॉन्ड में। एक तो था डिस्पर्सन फोर्स। दूसरा पोलर में, पोलर में कौन सा होता है? डायपोल, डायपोल, ये हम काइनेटिक थ्योरी में भी पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ेंगे। और इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में ही हमें देखना है। कुल मिलाकर के वीक फोर्स है, इन सभी को क्या बोलते हैं? वीक फोर्स। ये इसमें से कोई सा भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, ये वीक फोर्स है। ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखिए, अब समझना। तो जुनैद जुनून पार के चलना है, ठीक है। और हाँ सर। हर टॉपिक जल्दी जल्दी खत्म करना है, जल्दी जल्दी, भले कम लेवल पे खत्म करो, जल्दी खत्म कर उसको, जल्दी से रिवीजन पे लाना है। हाँ तो सर। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम H2 ले लें, H2 का एक मॉलिक्यूल ले लें। अब मुझे H2 से आइस बनाना है, तो कौन सा फोर्स लगेगा? H2 सॉलिड, उसमें लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब वाटर वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड होते हैं, तब क्या बनता है? आइस बनती है। जी सर।
ठीक है ना, तब आइस बनती है। नंबर 2 ये हो गया। इसके अलावा जैसे अगर हम ले लें आयोडीन, आयोडीन ने बताइए, आयोडीन सॉलिड, आयोडीन यानी I2 अकेला मॉलिक्यूल गैस है, लेकिन जब I2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल पास में लाते हैं तो ना तो उनमें देखो, इसको कैसे आपको समझना कि I2 मॉलिक्यूल में देखिए आयन तो है नहीं, जी सर। ठीक, यानी आयनिक बॉन्ड नहीं है, मेटालिक बॉन्ड है नहीं क्योंकि मेटल्स नहीं है। तीसरा कोवेलेंट सॉलिड नहीं, उसके हमारे पास सिलेक्टेड एग्जांपल्स है। तो बचा कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझ में आया ट्रिक कैसे ध्यान मॉलिक्यूलर। रखना है। जी सर। तो I2 सॉलिड हो गया। इसके अलावा ड्राई आइस, ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2। अब CO2 तो गैस है, तो सॉलिड CO2 कैसे बना, जरूर CO2 मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन हुआ है, यानी वीक फोर्स हुआ है, या वांडरवाल अट्रैक्शन बोलते हैं हम इसको, वीक फोर्स को क्या बोलते हैं, वांडरवाल अट्रैक्शन बोलते हैं इनको, अट्रैक्शन। वांडरवाल अट्रैक्शन। एक चीज और जुनैद, अभी ध्यान रखना, ऑफलाइन क्लास अभी अटेंड करने की कोशिश मत करना, अभी वैसे कोचिंग चालू नहीं हुई है। हाँ सर। कल मेरी DO से बात हुई थी, जी सर। ये सब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर, चाहे DO, चाहे डिप्टी कलेक्टर, चाहे कमिश्नर, सब मेरे रिलेशन में भरे पड़े हुए हैं। तो इंदौर DO से मेरी जी बात हुई, सर। नरेंद्र जैन से, तो जी कल सर। रात में बात हुई थी, तो बोले नहीं अभी सिर्फ स्कूल को दिया हुआ है, वो भी डाउट क्लियरिंग के लिए कई बच्चे आना चाहें तो 90% पेरेंट्स से मना कर दे, क्योंकि जान है तो जहान है। नहीं, हाँ सर, वो तो नहीं होगा सर, सही ठीक है ना, बात। तो हम्म। ये बस इसी को, जो देखो जो बीमारी है, दर्द है, दर्द को दवा बना लो। तो अभी तक मैं 21 सही बात। सितंबर तक का सोच के बैठा हुआ था, चलो खुलेगी, दोपहर में चालू करेंगे, तो वहां पब्लिसिटी करेंगे। अब मैंने सोच लिया कि अब कुछ नहीं करना है, जब खुलेगी खुलेगी, जो बच्चे हैं 2 हो या 4 हो, हमें तो उनके साथ मेहनत करना है। सही है सर। ठीक है ना, आप कब तक वेट करेंगे कि यार बच्चों के फिर मैं एडमिशन लूंगा, वहां बैठूंगा। अब कुछ नहीं करना, सोच लिया मैंने। हम्म। अब 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, कोई दिक्कत नहीं, जब नॉर्मल होगा तब जाएंगे वहां पर, खोलेंगे, बैठेंगे। क्योंकि एक्चुअल में इंदौर की पोजीशन बहुत खराब है, इंदौर में रिकवरी 50% भी नहीं है। नहीं है सर, 50%। ठीक है ना, सर मेरे को तो सुनने में आ रहा है कि वापस लगाएंगे लॉकडाउन, ऐसा सुनने में आ रहा है नहीं वापस। लगा सकते, नहीं लगा सकते। अरे ये लोग, चुनाव उनाव के चक्कर में है। अरे बेटा लोग मर जाएंगे, भूख को मर जाएंगे, लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। बहुत खराब हो गई है ठीक सर। है ना, बहुत खराब हो गई है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकती, दवाई नहीं है तो क्या करो। तरीका एक ही है, मास्क लगा के प्रॉपर रहो, चीजों को टच मत करो और दूर रहो, सबसे बेस्ट सही ऑप्शन, बात। और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके अलावा जबलपुर में एक काढ़ा मिलता है, काढ़ा, हम्म। मैं नहीं बुलवाया उसको, उसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी हर जगह, ऑनलाइन में भी, कई जगह है। तो जी। बोले उसको पीते रहिए, थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट काढ़ा बना करके, तो मैंने बुलवाया, देखते 1-2 दिन में आने वाला है, जी। देखता हूँ कैसा क्या है। तो थोड़ा सा एक घूंट बना करके पीते रहो, जड़ी बूटियों का काढ़ा है वो, इम्यूनिटी बढ़ी रहती है उससे। हाँ हाँ, बस, वो तो बहुत बहुत ठीक है ना, बढ़िया है वो और तो। कुछ एलोपैथी पे मत जाओ, और कुछ टेंशन मत लो, टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वीडियो, कल से वीडियो इसका खराब हो गया लैपटॉप का, मतलब एक चीज सुधरती है दूसरी खराब हो जाती है, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब इसमें वीडियो मुझे जरूरी भी है, अब मोबाइल से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ चीजें मुझे दिखा के बतानी है। चलिए फिर इतनी बात समझ में आ गई, अब हम इसको रिवाइज हाँ कर लें। तो इसलिए मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया कि नहीं ठीक है, 1 साल कुछ भी नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, बस लेकिन हमें सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना सुरक्षित है, रहना। और साथ में पढ़ाई भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पे मैं चीजें इतनी रटवा दूंगा, इतनी रटवा दूंगा, सोच नहीं सकते हो आप। अब मैं पूरे फुल फॉर्म में आ गया हूँ, फुल सही फ्लैश है। में। हाँ, जी तो अब सर। देखिए क्या हमने 4 टाइप के सॉलिड देखे, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर, राइट। एग्जाम्पल, पहले मॉलिक्यूलर, हाँ सबसे सर। पहले क्या एग्जाम्पल दिमाग में बिठा लो कि आयनिक का एग्जाम्पल क्या है, आयन से, आयन से। आयन जैसे NaCl। मेटालिक का मेटल NaCl। से, तो मेटल को आइडेंटिफाई करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पता नहीं। कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल हम रख लेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, एक कार्बन के 2 डायमंड ग्रेफाइट। बोरोन हम्म। नाइट्राइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरोन एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हम नाइट्राइड। इनॉर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। और सिलिका यानी रेती, रेती, सेंड, सेंड मतलब SiO2,
उसका फार्मूला हाँ क्या है, SiO2। ये सब 3D स्ट्रक्चर होते हैं। और कार्बोरेंडम यानी सिलिकॉन कार्बाइड। अब यहाँ ध्यान देना, क्या वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है? वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड होना हम्म अलग बात है और कोवेलेंट सॉलिड क्रिस्टल होना सॉलिड अलग होना। बात है। तो जो हम्म कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड जब 3D नेटवर्क बना लेता है यानी जायंट मॉलिक्यूल बना लेता है, तब हम उसे कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, वाटर में बोल देते कोवेलेंट सॉलिड। जी नहीं, वाटर अकेला मॉलिक्यूल में, उसमें कोई 3D नेटवर्क नहीं है। जब वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है ना? तो अब इन जितने भी कोवेलेंट सॉलिड है, सभी कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड कोवेलेंट है। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड नहीं है। तो कोवेलेंट सॉलिड का मीनिंग अलग है, कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग अलग है। दोनों अलग। मीनिंग अलग समझ में आ गए? हाँ सर। ठीक है। अब एक डिफरेंस से ध्यान रखना कि आयनिक सॉलिड में वो सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, जबकि मेटालिक सॉलिड करते हैं। जी सर। और कोवेलेंट सॉलिड तो किसी भी कंडीशन में नहीं करते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट जो करता है। जी सर। ठीक। सबसे वीक हम्म बॉन्डिंग किसके अंदर है? सबसे वीक बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। मोलिकुलर सॉलिड में। ठीक। अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ, तो मुझे बताना है कि किसमें कौन सा सॉलिड है, क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी सर। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सॉलिड। और जितना पढ़ाते जाऊं बस उतना आप अच्छे से रिवाइज करते चलो, फिर कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब तो राइटिंग भी सही आ रही है इसमें। हम्म एक्चुअल में क्या है, ड्राइवर जो रहता है ना वो तकलीफ दे रहता है इसका, पेन टेबलेट का। हाँ, चलिए बताइए मुझे। सोडियम, आंसर देते जाइए। कौन सा? आयनिक। अकेला सोडियम लिखा मैंने। अकेला सोडियम नहीं है सर। अरे मेटल हो गया ना ये। हाँ मेटल हो गया सर। तो मेटल एक सॉलिड। सिंगल। ठीक है। हाँ मेटलिक। ठीक है। दूसरा, हम्म सीजियम क्लोराइड। ये भी मेटलिक, ये हो गया सर आयनिक। आयनिक हो गया, करेक्ट। AgNO3 ये भी आयनिक। आयनिक हो गया। SiC ये वो अपना कोवेलेंट। कोवेलेंट। B4C ये भी कोवेलेंट। कोवेलेंट। ALN ये नहीं पता सर। एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिखा था ना अपने, कोवेलेंट देखो। कोवेलेंट। देखो यहाँ पर ALN। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम बताइए। कोवेलेंट। कार्बोरेंडम कोवेलेंट। ठीक है। नॉर्विया, नॉर्विया B4C को बोलते हैं नॉर्विया। जी। अमोनियम क्लोराइड। ये कोवेलेंट है सर ये भी। नहीं, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर। बेंजीन, पोलर है। बेंजीन मॉलिक्यूलर। 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 आयोडीन मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर। नोबल गैसेस। ये भी देख मॉलिक्यूलर है। देख के नहीं बताना, बिना देखे सोचना है। हाइड्रोजन बगैर सॉलिड। देखे बता रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन ये भी सॉलिड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर। H2O आइस। आइस। आइस तो वो हो गया सर कोवेलेंट। कैसे हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर। हाँ लेकिन मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूलर, क्योंकि जब वाटर के बहुत से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे तभी बनेगा। हम्म हम्म ठीक है ना? यानी अभी आइडेंटिफाई करना आ गया P4 ये भी मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर। Al2Cl6 ये ये कोवेलेंट है। मॉलिक्यूलर है सर।
नहीं बेटा, कौन सा कोवेलेंट। L2? हाँ, ध्यान रखना, ठीक है। कोवेलेंट। Al2O3 ये आयनिक है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ दूसरा सर। क्वेश्चन जो अभी अपन ने पढ़ा, मुझे बताइए अनआइसोट्रोपिक कौन होते हैं? अनआइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या है? अनआइसोट्रोपिक का डिफरेंट वो होता है अरेंजमेंट। ना, अनआइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या है? सेम प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो अलग आती है, दूसरी डायरेक्शन में मेजर करते तो अलग आती है। हाँ। इधर मेजर करेंगे तो अलग आएगी, सेम प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं अनआइसोट्रोपिक। तो अनआइसोट्रोपिक किसमें होती है? क्रिस्टलाइन के अमॉर्फस में? क्रिस्टलाइन में। क्रिस्टलाइन में होती है। और आइसोट्रोपिक? अमॉर्फस में होती है। अमॉर्फस के एग्जांपल बताओ। अमॉर्फस में अपना वो हो गया, सिलिका हो गया, ग्रेफाइट ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, और पॉलीमर्स, स्टार्च, रबर। रबर। करेक्ट। इसके बाद समझ में आ रही है। हम्म। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर आते हैं, लैटाइस एंड लैटाइस पॉइंट। क्रिस्टल लैटाइस एंड लैटाइस पॉइंट। तो लैटाइस पॉइंट क्या होता है, ये सब एनसीईआरटी में ध्यान रखना। हाँ सर। स्पेस में जितने भी पॉइंट है जिन पर एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी आ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैटाइस पॉइंट। हर पॉइंट को हम कहते हैं लैटाइस पॉइंट जो किससे ऑक्यूपाई है? आयन से, एटम से या मॉलिक्यूल से ऑक्यूपाई है, उसे हम क्या कहते हैं? लैटाइस पॉइंट। राइट। अगर लैटाइस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो जो कुछ मिलेगा वो कहलाएगा क्रिस्टल लैटाइस। क्रिस्टल लैटाइस। बात समझ में आ गई? हम्म। लैटाइस पॉइंट क्या? ईच पॉइंट इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम, मॉलिक्यूल और आयन, उसे हम कहते हैं लैटाइस पॉइंट। तो ये हो गया हमारा लैटाइस पॉइंट। पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है वो कहलाएगा क्रिस्टल लैटाइस। क्रिस्टल लैटाइस। ये चीज क्लियर हो गई। हाँ सर। अब दूसरा है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, उन्हें हम क्या कहते हैं? छोटी सी रिपीटिंग यूनिट कहलाती है यूनिट सेल। जैसे दीवार की ईंट, दीवार की ईंट क्या जी है? सर। दीवार की यूनिट ईंट क्या पॉइंट। है? यूनिट सेल। यूनिट सेल है, क्योंकि वो ईंट बार बार रिपीट होकर के पूरी दीवार बना लेती है। या फिर हम क्या बोले कि ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है। कई तरीके से कई बार क्या डेफिनेशन पूछ लेते हैं। इस क्रिस्टल का मैं एक छोटा सा वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, इतना सा वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम मैंने निकाला ये क्या कहलाएगी? यूनिट सेल। तो वो वॉल्यूम जी क्रिस्टल सर। का जिसको हम बार बार रिपीट कर दें, तो रिपीट करने पर क्या मिल जाता है? कंप्लीट क्रिस्टल मिल जाता है। देखो एक रिपीट करते जा रहा हूं तो क्या बनता जा रहा है? पूरा कंप्लीट एक क्रिस्टल बनता जा रहा है। दूसरी डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन हमें क्यों लर्न करना? 4 डेफिनेशन ही पूछ सकते हैं। राइट। हाँ सर। तो 2 डेफिनेशन हो गई यूनिट सेल की। पहली क्या हो गई? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट या दूसरा, ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। that volume of crystal, that 3D volume, हम्म। that volume of crystal which when repeated in all the direction gives complete crystal. हम्म। That volume of crystal which gives complete crystal on repeating in all possible direction, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के पैरामीटर कौन कौन से हैं? यूनिट सेल के पैरामीटर, एक तो एज लेंथ,
और दूसरा इंटरफेशियल एंगल। एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल। एज लेंथ को क्या बोलते हैं हम? लैटाइस कांस्टेंट, ध्यान रखना, लैटाइस कांस्टेंट। इंटरफेशियल एंगल यानी दो फेस के बीच का एंगल, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई या जेड है। अब एंगल हमें कैसे ध्यान रखना, देखिए एक्स वाई जेड लिखा, अल्फा बीटा और गामा लिखा। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स और वाई के बीच में अल्फा जो बीटा आ रहा है वो छोड़ करके बचा हुआ एंगल ले लीजिए गामा। तो बाकी बताइए मुझे, वाई जेड में कौन सा एंगल होगा? वाई जेड, वाई वाई का जेड छोड़ में दो, बीटा, जेड का है क्यों बीटा। ना? एक्स और वाई में हमने क्या किया, एक्स का नीचे अल्फा, वाई के नीचे बीटा, दोनों को छोड़ दिया। तो वाई जेड का कौन सा? समझ में नहीं आया सर, वापस बताओ एक बार। एक्स वाई के बीच में कौन सा एंगल? तो एक्स के नीचे मैंने अल्फा लिखा, वाई के नीचे बीटा लिखा, इन दोनों को छोड़ करके जो बचा है वो लिख लिया, गामा। गामा। तो अब मुझे बताइए वाई जेड में कौन सा एंगल? वाई जेड में गामा ही होगा ना सर? वही बात, वाई जेड को लोगे तो कौन सा छोड़ दो, बीटा और गामा छोड़ के बचा के अल्फा। अल्फा, अल्फा। अब आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर, ठीक तो है। एक्स जेड में कैसे निकालोगे? एक्स का अल्फा छोड़ो, जेड का गामा छोड़ो, बीटा, बचा क्या? बीटा। बीटा, बीटा। अब रटने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर। ठीक है, तो थ्री डी में 1D में पैरामीटर कितने होते हैं? 1D में एक पैरामीटर है, वो कौन सा? एज लेंथ। 2D में दो पैरामीटर है, नहीं तीन पैरामीटर है। तीन पैरामीटर कौन से? दो तो एज लेंथ और एक एंगल। और 3D में कितने पैरामीटर हैं? 6 पैरामीटर है। 3 एज लेंथ और 3 इंटरफेशियल एंगल। राइट, पेन कॉपी रख के बैठा करो हमेशा, ये ध्यान रखो जुनैद, हाँ हमेशा सर। पेन कॉपी सर रख वो के बैठना, ठीक है? सर वो क्या है कि पेन कॉपी में आप अगर लिखवा रहे हैं तो मतलब जैसा आप बता रहे हैं तो वो थोड़ा सा क्या स्क्रीन के ऊपर नीचे होती है, नहीं नहीं, तो वो तो मैं तो कर दिया नोट करूंगा, करते उसमें जब। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जो मतलब जो एक्स्ट्रा पॉइंट जिस तुम्हारे पास मॉड्यूल है, ज्यादा लिखने पे नहीं जोर देना है। तो मॉड्यूल हम्म। सामने खोल के बैठोगे तो जो पॉइंट तुम्हें लग रहा है कि यार ये अलग पॉइंट शॉर्ट में है, तो इसको हम नोट कर दें उसी में मॉड्यूल में, हम्म। ठीक है ना? वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में रफ वर्क में या किसी भी लिखते चलो तो क्या वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है। बताइए मुझे, बंडी में कौन से पैरामीटर, देखिए कैसे हमें रिवाइज करना है बंडी के पैरामीटर। बंडी में जैसे अगर हम रिपीटिंग यूनिट ले लें तो रिपीटिंग यूनिट क्या रहेगी? ए रहेगी ना, एज। एक डायरेक्शन में। हम्म। और टी 2D का मतलब क्या होता है? दो डायरेक्शन में। एक ही हो गया, एक हाँ सर। डायरेक्शन जैसे एक्स हो गई, तो दूसरी हम्म। डायरेक्शन कौन सी होगी? वाई। और 3D में जेड डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो बंडी जी में सर। बताइए इन दोनों के बीच में सिर्फ क्या दिख रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो बंडी में एक ही पैरामीटर होता है। 2D में एक एक्स डायरेक्शन हो गई, एक वाई हो गई, ये एक एक्स एक एज हो वाई। गया, एक लेंथ, तो एंगल दो हो तो गया, सही एजेस है। हो गई और एक क्या आ गया? एंगल। हम्म। एंगल। हो गया ना? हाँ सर। 3D में बोले जल्दी से। 3D में तीन तो एज हो गई इधर उधर हाँ, तीनों, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एज और तीन लेंथ ए बी एंगल सी हो हो गया। गई। और एंगल कौन सा? हाँ, एक्स वाई के बीच का एंगल बताइए कौन सा? एक्स वाई का बीच में अल्फा बीटा गामा, गामा होगा। गामा हुआ, करेक्ट। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि नो पेन नो पेपर से रिप्लाई करें। चलो वाई जेड में। वाई जेड में एक मिनट, एक्स वाई जेड, वाई जेड में अल्फा अल्फा, वेरी गुड। यहाँ पर हो गया फिर बीटा। बीटा। तो तीन एजेस हो गई, कौन कौन सी? ए बी सी। और तीन एंगल हो गए, अल्फा, अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ पर दो हम्म। एजेस कौन सी ले ली हमने? ए बी। और एक ए एंगल बी। कौन सा ले लिया? गामा। हम्म। ये सब यहाँ तक क्लियर हो गया? हम्म।
ठीक है, अब आगे बढ़ते इसमें। तो बंडी, बंडी में तो कोई समस्या नहीं, बंडी का तो हो गया अपना 2D। अब 2D में, 2D यूनिट सेल कितने टाइप के हैं? टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल। तो 2D यूनिट सेल टोटल 5 टाइप के हैं। फर्स्ट, स्क्वायर यूनिट सेल। अब स्क्वायर यूनिट सेल कैसे? स्क्वायर मालूम ही है, इस टाइप का। अब स्क्वायर में यहाँ पर देखिए, चाहे ए हो या बी हो, ए और बी क्या होते हैं? बरोबर। स्क्वायर का मतलब ही होता है। और एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हाँ सर। दूसरा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल यूनिट से। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? अब ए और बी, अब बताइए। A is not equal to B, but gamma is equal to 90. गामा इक्वल टू 90। तीसरा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में से बेंजीन रिंग बना दो। हेक्सागोनल, A is equal to B, but करेक्ट। gamma is not equal to 90. तो यहाँ ए ले लिया है, बी ले लिया, ए इक्वल टू बी। अब ये जो एंगल है, एंगल कितना होगा? ये अगर 60 दो डिग्री दो का एंगल ले लेते, एंगल कितना है? ये 120 120 है, और सिर्फ इतना ले ले तो कितना होगा? 60। तो हम इसको 60 60 लेके चलेंगे, 60। फोर्थ, रोहम्बिक, रोहम्बिक यूनिट सेल। और फिफ्थ है पैरेलोग्राम। सर ये जो अपने 2D के जो टाइप्स हैं, इस स्क्वायर, रेक्टेंगल और ये सिर्फ 2D में ही रहेंगे ना? 3D में तो नहीं आएंगे? 2D में स्क्वायर, भाई जो 2D अपन है ने ना। स्क्वायर को अपन ने आप पहले भी देखो, पढ़ा। इसको जिसको आप पेपर पे लिटा सकते हो वो 2D। हाँ। जो क्यूब बॉक्स है, क्यूब जो हम्म खेलते हो, हम्म। अरे साइड इकट्ठी करते हो, एक जैसी लाते हो ना। हाँ हाँ। मुझे बताइए, क्या ये जो बॉक्स है, अरे वीडियो चालू हो जाए यार, क्या करूं? ये बॉक्स है, इस बॉक्स में पेपर पे रख सकता हूँ क्या पूरा का पूरा? नहीं रख सकते सर। पूरी साइड नहीं आ सकती, नीचे भर का पोर्शन आएगा, बाकी पोर्शन पेपर से टच नहीं बाकी करेगा। नहीं आएगा। तो ये 3D है। 3D हो गया। जिसमें हाइट भी हो वो 3D, जिसमें हाइट ना हो 2D। सही है। हम्म। तो नहीं सर, पैरेलोग्राम, तो फिर स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो तो, अगर मान लो कि स्क्वायर है, जैसे कि अभी आपने जो हाथ में लिया वो रेक्टेंगल टाइप का है, तो वो तो फिर 3D भी हो सकता है। 3D के ऊपर रेक्टेंगल से इतना रहेगा, नीचे वाला पोर्शन इतना कट कर लो, बाकी हाइट अच्छा, थोड़ी उसको रहेगी। मेंशन करेंगे। ठीक है। हाइट, ठीक है। हाइट क्यों आएगी उसमें? भाई ये वाला ये रहेगा और ये एक्सेस रहेगी, ये वाली एक्सेस थोड़ी हम्म रहेगी फिर। हम्म। ठीक है। जी सर। तो अब रोहम्बिक में क्या होता है? ए इक्वल टू तो बी, और गामा नॉट इक्वल टू 90। और पैरेलोग्राम में ए नॉट इक्वल टू बी, और गामा नॉट इक्वल टू 90। ये दिमाग में बैठ जाएंगे। हाँ सर। सर ये ठीक, रोम्बिक का और ये इसका स्ट्रक्चर बताओ ना, कैसे बनाएंगे? मत पढ़ो उसके स्ट्रक्चर में, ज्यादा समझ में नहीं पड़ने वाला, बना देता हूँ। अच्छा, वो टेढ़ा वाला बनता है वो, हाँ वो रेक्टेंगल से टेढ़ा वाला टेढ़ा बनता वाला, है, समझ गए? माचिस बॉक्स। हाँ ठीक है सर। इस टाइप से। ये देखो, ये बरोबर है। क्लियर हो गया ठीक है। ये? तो सबसे मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल इसमें से कौन सी है? मोस्ट सिमेट्रिक, मोस्ट सिमेट्रिक का मतलब, दोनों टाइप से, दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए हाँ उसका, दोनों इक्वल वो हो, इक्वल हाल में एंगल बढ़ना भी चाहिए। 90 का हो, 90 हो स्क्वायर। तो ये मोस्ट सिमेट्रिक। और मोस्ट एसिमेट्रिक कौन सा है? पैरेलोग्राम। मोस्ट एसिमेट में पैरेललोग्राम।
अच्छा। मोस्ट एसिमेट्रिक। ये तो हो गया अपना 1D का 2D का। अब हम आते हैं किसमें, 3D में। हम्म 3D में यूनिट सेल कितने टाइप्स की, प्रिमिटिव या फिर नॉन सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, एटम्स ओनली एट कॉर्नर, एटम सिर्फ सर। कॉर्नर का है। हम्म अब हम क्यूब की बात करेंगे, यहाँ पर सिलेबस में क्यूब है, हेक्सागोन है लेकिन वो जरा सा है। एक क्यूब मैंने बनाया, तो पहले तो क्यूब को अच्छी तरह से हम तैयार कर लेते हैं, क्यूब के अंदर क्या क्या होता है। क्यूब में बताइए कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर है सर 8। 8 कॉर्नर है, करेक्ट। एजेस कितनी है, एजेस है काउंट करो जल्दी 12। से। 12। 12। फेस कितनी है, फेस भी 8 है सर। है 8। कहाँ से हटा दूं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। 6। 6। हम्म ठीक। अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट फेस 3। एक छोड़ करके एक। हाँ अच्छा 3। ये बना है क्यूब, अब इसमें अल्टरनेट फेस गिनो, एक छोड़ के एक गिनना। अपने कमरे को आप क्यूब मान लो, एक हाँ फेस छोड़ करके एक गिनना। मैंने ऊपर वाली फेस ले ली, तो क्या मैं ये वाली फेस ले सकता हूँ, यहाँ नहीं, नीचे वाली लेंगे। या इधर वाली ले सकता हूँ, नहीं। या पीछे वाली ले सकता हूँ, 4। नहीं सर। नहीं ले सकता हूँ, या इधर सामने वाली ले सकता हूँ। नहीं, अब कौन सी लूंगा, नीचे वाली। नीचे वाली। 2 ही मतलब होंगी जो दो अल्टरनेट फेस। अपोजिट फेस होती है वो अल्टरनेट फेस होती है। अल्टरनेट फेस होती अपोजिट फेस, अब समझ में आ गया, है। दो होती है। अल्टरनेट कॉर्नर, अल्टरनेट कॉर्नर एक छोड़ करके एक कॉर्नर। 4 सर। 4। अगर अल्टरनेट कॉर्नर पर एटम को रख दें तो मालूम क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल। एक कॉर्नर इसको छोड़ दो, तो दूसरा हम्म कॉर्नर इधर आया, इसको छोड़ दो, नीचे लेना नहीं क्योंकि अल्टरनेट है, तो अब किधर आ जाएगा, इधर आ गया। अब ये ले लिया तो हम्म ये ले नहीं सकते, तो अब किधर आ गया, इधर, ये अल्टरनेट कॉर्नर है। चाहे क्रॉस ले लो पूरे, या फिर सर्कल ले लो, वो अल्टरनेट कॉर्नर है। हम्म तो टोटल कितने हो गए, 4। अल्टरनेट एज, अल्टरनेट एज 4 सर, ये भी। 4 है। अल्टरनेट एज कैसे निकालेंगे देखें हम। जैसे हमने एक एज ए वाली ले ली, हम्म तो अब कौन सी नहीं ले सकते, ए नहीं ले सकते, उसके बाजू इसके वाले नहीं ले सामने, सकते। इसके पास वाली नहीं ले सकते, इसके नीचे वाली नहीं ले सकते। हाँ, तो अब कौन सी ले सकते, ये वाली ले सकते हैं। इसके सामने वाली और आप ए नहीं ले सकते हैं, बाजू वाली नहीं। ए भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। हम्म तो अब कौन सी ले सकते हैं, ये वाली और एक हम्म ये वाली। अब क्लियर नजर आ रही चीजें, हाँ सर। कितनी होंगी फिर अल्टरनेट एजेस, 4 होगा। 4। अगला है अगला है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल। डायगोनल क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। डायगोनल मतलब ये उस एक दो उसको वर्टाइसेस को मिलाने वाली लाइन मिलाने वाला लाइन। होता है। एक फेस कितने हैं, फेस यहाँ पे 6 है। एक फेस पे कितने डायगोनल है,
दो। एक फेस पे 2, तो फेस डायगोनल टोटल कितने हो गए? 12। 12। राइट। बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब कि एक अल्टरनेट फेस को मिलाने वाला। आ, हाँ मतलब बीच में से उसको कट करना ना सर। बॉडी सेंटर कितने होते? पहले बॉडी सेंटर बताओ। बॉडी सेंटर फेस के बॉडी सेंटर बोला, बॉडी सेंटर। एक ही होता है सर बॉडी सेंटर। राइट, बॉडी सेंटर एक ही रहेगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा। कहाँ पर? कहीं यहाँ पर। तो हम्म अब देखिए इसमें, अब इमेजिन करना, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हम्म 6 7 8। तो एक तो कौन सा बॉडी डायगोनल हो जाएगा अपना? 1 से 8 पर। हाँ 1 पीछे और 8 सामने है। हम्म ठीक, दूसरा बॉडी डायगोनल बताइए। 2 5 2 और 5 के बीच में। 4 7 तीसरा बॉडी डायगोनल 4 7। और 6 3 और चौथा बॉडी बॉडी डायगोनल होगा तुम्हारा कौन सा? 6 6 और 3। 3। 6 और 3 बॉडी डायगोनल सब बॉडी सेंटर से पास होंगे। तो हम्म कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। ये होगा 4। 4 ही हो गए ना? हम्म। ये दिमाग में बैठ गई बात? हाँ सर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं? हम्म ठीक। बॉडी सेंटर तो क्लियर हो ही गया। हम्म अब हम आते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या, हम उस पे आते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है? एटम कहाँ पर हो? सिर्फ कॉर्नर पर। कॉर्नर हम्म कितने हैं? 8। हम्म ये कहलाता प्रिमिटिव या नॉन सेंटर। नॉन सेंटर का मतलब सेंटर पर नहीं है। हम्म। पेज को मूव करूं? हाँ एक मिनट एक मिनट। ये मैं लेक्चर भी उसमें डाल दूंगा, बैच में। ठीक है सर। हाँ, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। हम्म इसका मतलब एटम कहाँ कहाँ पर होते हैं? सेंटर को छोड़ के कॉर्नर को छोड़ के सभी दूर नॉन कॉर्नर पर तो है प्रिमिटिव। ही, कॉर्नर पर तो है। अच्छा कॉर्नर पे मतलब कॉर्नर के साथ साथ तो सेंटर में हाँ, भी और फेस पे भी। कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, तो उसे हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। हम्म दूसरा, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, क्या ये बोलेंगे? ये हो गया फेस सेंटर यूनिट से फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा, कॉर्नर प्लस साइड्स अपोजिट फेस, उसे कहते हैं साइड सेंटर्ड। साइड सेंटर। या फिर दूसरा नाम है एंड सेंटर्ड। क्लियर? हाँ सर। वैसे मेन यही है। फिर भी एक और ले लें हम, कॉर्नर प्लस एज सेंटर। तो कहाँ कहाँ पर रहेगा? उसे क्या कहेंगे हम? एज सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? तो नाम हाँ से सर। समझ में आ गया। अब मुझे हम्म चाहिए कि लेटाइस पॉइंट। अब मैं आ रहा हूं लेटाइस पॉइंट किसमें कितने हैं। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव या उसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हम्म अब मुझे बताइए इसमें एटम कहाँ कहाँ पड़ते हैं? एटम कॉर्नर पे होंगे सर। सिर्फ कॉर्नर। कितने कॉर्नर पर? वही
टोटल 8 कॉर्नर पे। लेटाइस पॉइंट कितने हो गए? 8। 8 हो गए। राइट। बॉडी सेंटर्ड बीच में। कॉर्नर कितने? कॉर्नर 8। बॉडी सेंटर कितने? 1। 1। 1 बॉडी सेंटर। टोटल कितना हो गया? 9। लेटाइस पॉइंट। फेस सेंटर में कहाँ कहाँ होते हैं? फेस सेंटर में एक तो फेस के बीच में है और 4 कॉर्नर 8 कॉर्नर पे। ठीक है। तो मालूम बीएड एमएड में क्या होता है? क्या सर? बीएड में क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं क्या? नहीं, बीएड में ये सिखाते हैं कि तुम्हें नहीं बताना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मतलब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना है, बल्कि बच्चे से सॉल्व करवाना है, या बच्चे को ये सिखाना है कि उसको क्वेश्चन करना कैसे है। अच्छा। आई बात समझ में? बोले अगर तुमने सॉल्व हम्म। कर दिया, तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तो बच्चे से हम्म। करवाना है, उसको ये सिखाना है कि तुम्हें सॉल्व कैसे करना है। अच्छा अच्छा। बस तो वही चीज यहाँ पर भी लग रही है कि मैं हम्म। तुमसे ही पूछूंगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ हाँ मुझे सर। नहीं मालूम, तुम्हें सब मालूम है। हम्म। तो फेस सेंटर्ड में कॉर्नर कितने हो गए? 8। 8 तो कॉर्नर हो गए, 6 फेस हो गई सर। 8 कॉर्नर हो गए, 6 फेस हो गए, तो टोटल कितने? 14 हो गया, 14। 14 हो गया। तो 8 कॉर्नर 6 फेस इक्वल टू लेटाइस पॉइंट हो गया 14। ठीक। अब आ जाइए किस पर? साइड सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड? हम्म। एंड सेंटर्ड का दूसरा नाम क्या है? अल्टरनेट फेस। साइड सेंटर्ड बोलते हैं इसको। हम्म। इसमें बताइए 8 कॉर्नर है प्लस 2 फेस है सर। 2 फेस है, तो लेटाइस पॉइंट कितने? 8 9 10। 10। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इंक्रीजिंग और लेटाइस पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अच्छा, सबसे पहले आ जाएगा एफसीसी। हाँ नहीं नहीं, इंक्रीजिंग में करना है क्या? हाँ। इंक्रीजिंग में सबसे पहले प्राइमेटिव सिंपल क्यूबिक, फिर बीसीसी, फिर इन सेंटर, सबसे और कम आ लास्ट गया में सिंपल एफसीसी। क्यूबिक, उससे बड़ा हाँ। हो गया बीसी, उससे बड़ा हो गया बीसी, एंड सेंटर, ईसी, उससे बड़ा हो गया एफसी फिर सेंटर। एफसीसी। लेटाइस पॉइंट का ऑर्डर। हम्म। अभी अच्छी तरह समझ में आ गया इतना? हाँ सर। अब हम आते हैं किस पर? कॉन्ट्रीब्यूशन पर। हम्म। कॉन्ट्रीब्यूशन फ्राइडे के पहले पहले चैप्टर क्लोज कर देंगे। ठीक है सर। कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे बताइए। बॉडी सेंटर का इसका कितना? हो जाएगा, बॉडी सेंटर का हो जाएगा 2। टू कैसे? बॉडी पर जो एटम है वो कोई दूसरे को शेयर करेगा? रूम नहीं के करेगा ना अंदर सर, तो एक तो, तो वन हो अरे गया सर ना। 8 तो कॉर्नर हो गए। अरे बेटा, मैं एक यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? एक यूनिट सेल में कोई अच्छा एटम रखा हुआ ठीक है है तो क्या दूसरी यूनिट सेल को शेयर कर रही है? एक कमरे में कोई चीज रखी है तो क्या दूसरे कमरे को शेयर कर रही है? वो कहलाता नहीं है। कर रही है, हाँ वो तो एक ही हो गया। ठीक है। फेस पर है कोई तो? फेस पे तो, दीवार पर? हाँ 1 मिनट, एक एक यहाँ पे अगर दीवार पे तो 2 कमरे शेयर करेंगे। 2 कमरे शेयर करेंगे बस, तुम्हें तो रूम लेकर के वन एग्जाम्पल बाय लेके चलना है। 6 × 1/2। 1/2 हो गया, करेक्ट। एज, एज यानी बीम, रूम की बीम। बीम 1/4। 1/4। और कॉर्नर रूम का? 1/8। 1/8। बॉडी डायगोनल? बॉडी डायगोनल में तो वही रहेगा ना सर, कितना? 1। 1, क्योंकि अंदर है। अंदर है। फेस डायगोनल? फेस डायगोनल, एक फेस डायगोनल का ना, वही सर फेस डायगोनल हो। 1/2। 1/2। लेटाइस पॉइंट हो गए थे। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हम्म।
जिसे ही नाम देते रैंक ऑफ यूनिट सेल, या फिर इसको बोलते इफेक्टेड एटम्स। इफेक्टिव एटम्स का मतलब क्या है? इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, भाई जो उसके हिस्से में आ रही है। जी भाई सर। अगर एक पूरा मकान है और दो भाइयों के बीच में है, तो क्या तुम्हारा पूरा मकान हो गया? नहीं, नहीं सर। आधे ही आएगा ना हिस्से में। तो जितना तुम्हारे हम्म हिस्से में आ रहा है वो इफेक्टिव हो गया। हम्म तो सिंपल क्यूब में बताइए, सिंपल क्यूब में सिंपल क्यूब में कॉर्नर कितने? कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 इज कितना आ इक्वल गया? टू 1। 1। 1। बॉडी सेंटर का बोलो। 8 इंटू 1/8 प्लस 1। प्लस 1 × 1, 1 इंटू 1 2। कितना हो गया? 2। फेस सेंटर का 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। क्यों आया 6? फेस पे है ना सर 6। करेक्ट। 4 एंड सेंटर एंड सेंटर पे 8 इंटू 1/8 इंटू 6 इंटू 1/4। गलत बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, एज मतलब अल्टरनेट हो गया ना, तो कितने फेस है? 3 इंटू, नहीं नहीं 2 फेस इंटू 1/4। बेटा, फेस कितनी बची? फेस तो 6 है। 6 में से कितने पर एटम है? 6 में से एंड सेंटर मतलब ये तो 4 पे है ना सर। क्यों? नहीं नहीं 2 पे। कौन सी दो? अल्टरनेट वाली हो गई ना। अल्टरनेट वाली। तो कितना लेंगे हम फेस यहाँ पर? 2 लेंगे ना सर। 2 लेंगे इंटू वन 2 बाय टू इंटू 1/4। कितना आ गया? 1/2। 2 आ गया। सर 1/2 क्यों लेंगे, 1/4 लेंगे ना सर। क्यों? फेस का तो कंट्रीब्यूशन 1/2 ही रहेगा ना। अच्छा 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 अच्छा। अब ये चीज दिमाग में बैठ गई। जी सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक, अब हम आते हैं क्रिस्टल सिस्टम पर। क्लास कितने बजे है? क्लास सर 5 बजे है फिजिक्स की। 5 बजे। चलो मैं 15 मिनट और ले लूं। हाँ ठीक। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, यानी मेरे ख्याल से कल और 1.5 घंटे क्लास होगी। वो 1.5 घंटे क्लास हो जाए तो मजा आ जाए, फिर 1.5 घंटे का तो जल्दी कवर हो जाए। हाँ, मैं जी फ्राइडे तक कंप्लीट कर दूंगा इसको, बता दूंगा। नहीं तो ऑनलाइन पिटाई चालू। क्रिस्टल सिस्टम, या इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल हैबिट्स। किसके बेस्ड है? बेस्ड ऑन एज लेंथ एंड इंटरफेसियल एंगल। हम्म किसने दिया था ये? गिवन बाय, याद है किसने दिया था? नहीं सर। ब्रेविस ने दिया था। क्रिस्टल सिस्टम किसने दिया था? ब्रेविस। ब्रेविस ने। टोटल कितने सिस्टम दिए थे? 7 दिए थे, इसलिए इसको हम ब्रेविस लेटाइसी बोलते हैं। ब्रेविस सिस्टम। तो ब्रेविस लेटाइस कितने हैं? लेटाइस वर्ड जब भी आएगा हम्म ब्रेविस लेटाइस बोलिए। तो ये टोटल 14 है। तो ध्यान रखना, सिस्टम कितने बताए मैंने? 7 है। अच्छा, बताए नहीं थे। और लेटाइस, क्रिस्टल लेटाइस कितने यहाँ पर? 14 है। या ब्रेविस लेटाइस 14 है। किसमें? 3D में। 3D में क्रिस्टल सिस्टम 7 और क्रिस्टल लेटाइस 14। अब देखिए वो कैसे निकालना है, हमें उसको कैसे ध्यान रखना है।
एक नंबर ध्यान रखेंगे हम, सिस्टम, सी टी ओ एम एच आर टी, ठीक है ना। हाँ सर। सेंटेंस क्या है, कविता तिवारी, CTOMHRT। कविता तिवारी ऑफिस में हम्म हंसती रहती थी, हम्म ठीक है ना। कविता हम्म तिवारी ऑफिस में, कविता तिवारी ऑफिस में हंसती रहती थी, बैठ गया। हम्म हम्म दूसरा एज लेंगे, तीसरा यूनिट सेल, इसके अंदर कितनी यूनिट सेल है। और एंगल, एग्जाम्पल मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको किसके लेना है, एनसीईआरटी वाले देख लेना। हम्म सी का मतलब क्या है, क्यूबिक। टी का मीनिंग टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, और ऑर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, एच हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रिक, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। इसी का दूसरा नाम है ट्राइगोनल। सर ये जो सिस्टम हाँ, है ना, ये और जो अपन ने 2D में जो पढ़े थे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अभी तो कंप्लीट तो करें, तो जल्दी से बताइए इसमें, एज लेंथ, यहाँ ध्यान दो, हाँ एक सर। अगले वाले में क्या करना है, अगले वाले लास्ट नॉट में इक्वल, हम्म अब इसमें नॉन शुरू इक्वल। वाला नॉट, तीनों। आप इसी को यहाँ रिपीट कर लो, इसको यहाँ ले लो, हम्म इसको यहाँ ले लो, और लास्ट वाले में तो कुछ भी इक्वल नहीं है। सर एक मिनट। लास्ट वाले में कुछ भी इक्वल नहीं है, मतलब ये वाले जो तीन है, इसकी मिरर इमेज क्या है, इसकी मिरर इमेज है मोबाइल, हाँ हाँ ठीक है सर। और दूसरे की मिरर इमेज दूसरी, तीसरे की तीसरी। हम्म क्लियर हो गया। हम्म यूनिट सेल, सॉरी एंगल, पहले में अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 90, पहले थ्री में अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 पहले थ्री में। लास्ट वाले में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, कुछ भी इक्वल नहीं है, हम्म इसलिए ट्राई क्लिनिक क्या है, मोस्ट एसिमेट्रिक। अब उसके ऊपर वाले में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा जरूर है, बट नॉट इक्वल टू 90। अब बचे सिर्फ दो, हम्म एक कौन सा, मोनोक्लिनिक। हम्म तो मोनोक्लिनिक में क्या, अल्फा इक्वल टू गामा 90 है, बीटा नॉट इक्वल टू 90, और यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा 90 है, गामा नॉट इक्वल टू 90। अच्छा। पहले थ्री में इक्वल टू 90, लास्ट वाले में कुछ भी इक्वल नहीं है, ना अल्फा 90 के इक्वल है,
ना बीटा 90 के इक्वल है, ना गामा 90 के इक्वल है, ना ही आपस में 90 के इक्वल है। ऊपर वाले में तीनों इक्वल तो जरूर है, लेकिन वो 90 के इक्वल नहीं है। दो में एम का मतलब अल्फा और गामा 90 है, फॉर्मूले में अल्फा और बीटा 90 है। अब यूनिट सेल लर्न करने के लिए 7 डिजिट का नंबर लर्न करोगे। 3 2 4 2 1 1 1 2 3 2 4 2 3 2 4 2 1 1 1। अब 3 यानी कौन सी पहली 3? जैसे हमने यूनिट सेल कौन कौन सी देखी थी? सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। तो 3 कौन सी? 3 हो गई पहली SC 3, BC FC। पहली 3। 2 कौन सी? पहली 2। पहली 2। 4 कौन सी? और 2 4 चारों। है। अब यहाँ 2 सिंपल और एंड सेंटर, और जो 1 वाली है ना वो सब सिंपल ही है। अच्छा। इनको सम करोगे तो 14 लेटाइस आ जाएंगे, वो ये सम करोगे तो 7 क्या आ जाएंगे? क्रिस्टल सिस्टम आएंगे। पूरे 14 लेटाइस हैं। समझ में आ गया? हाँ सर। अब एग्जाम्पल पे आए, जैसे एक एक एग्जाम्पल ध्यान रखें। क्यूबिक का एग्जाम्पल जैसे NaCl और ZnS दोनों ही पढ़ना है, और सीजियम क्लोराइड भी पढ़ना है, ये भी है। और ये पांचों जो अलग, CaF2 और Na2, ये पांचों एग्जाम्पल हमें अलग से पढ़ना है, इसी पे से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं पांचों के पांचों पे। और डायमंड, ये 5 हमें रॉक सॉल्ट, जिंक ब्लेंड, सीजियम क्लोराइड, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, 5 टाइप के एग्जाम्पल हमें पढ़ना है। अब दूसरा आर्थोरोहम्बिक का, तो रोहम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक का मोनोक्लिनिक सल्फर, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। हेक्सागोनल का एग्जाम्पल ग्रेफाइट, रोहम्बोहेड्रल हेक्सागोनल का होगा ग्रेफाइट, रोहम्बोहेड्रल ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्साइट, और ट्राई क्लिनिक में पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये अपने सिलेबस में है। बोरिक एसिड ये भी सिलेबस में है। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 ये भी सिलेबस में है। मोनोक्लिनिक में बोरेक्स Na2 B4O7 डॉट 10H2O, Na2 B4O7 डॉट 10H2 बोरेक्स, ये भी सिलेबस में है। ये जो सिलेबस में है वो वाले दिमाग में रखना है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट तो रोहम्बोहेड्रल है, और यहाँ दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट एरेगोनाइट, ये कहलाते पॉलीमार्फ। पॉलीमार्फ क्या होते हैं? कंपाउंड जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीमॉर्फ। तो मुझे बताइए जल्दी से, क्रिस्टल सिस्टम कितने? 7। ब्रेविस लेटाइस? ब्रेविस लेटाइस हो गए 14। क्रिस्टल लेटाइस? क्रिस्टल लेटाइस, लेटाइस वर्ड आया तो 14। हाँ 14। ठीक है। अब 7 सिस्टम के नाम बताओ। कविता तिवारी, मतलब सबसे पहला CTO MHRT है ना। ठीक। कविता तिवारी ऑफिस में हंसती रहती टी थी। का उसमें मतलब क्या टी है? में टी क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, O हाँ से ऑर्थोरोम्बिक, और CTO कविता ऑफिस में। M से मोनोक्लिनिक हाँ ऑफिस में, H से हेक्सागोनल, हाँ। और R से रोम्बोहेड्रल, और T से ट्राइक्लिनिक।
ठीक है, एज लेंथ बताओ सबकी। एज लेंथ सबसे पहले तो तीनों की जो है शुरू बराबर। से मतलब स्टार्टिंग की नहीं, क्यूबिक में तीनों बराबर, ठीक है। और टेट्रागोनल में ए बी बराबर लेकिन सी बराबर नहीं है, लास्ट बराबर नहीं है। लास्ट बराबर नहीं है। और पहले में तीनों ऑर्थोरोम्बिक में बराबर, दूसरे में लास्ट, पहले में तीनों बराबर, लास्ट बराबर नहीं है, तीसरे में। और तीसरे में तीनों बराबर नहीं है। अब और उसका फिर वो मिररिज्म वो हो जाएगा कि मोनोक्लिनिक में तीनों बराबर नहीं है, ये हो गया। और हेक्सागोनल में लास्ट बराबर नहीं है, हम्म, रंबोहेड्रल में तीनों बराबर हैं, और ट्राइक्लिनिक में तीनों बराबर नहीं है। टाइम में कुछ भी नहीं। ठीक है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में एक तो सबसे पहले सीटीओ मतलब क्यूबिक, ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों बराबर हैं, अल्फा बीटा गामा वो भी किसके बराबर है? 90 के। ठीक है, लास्ट वाले में? लास्ट वाले में तीनों बराबर नहीं है 90 के। आपस में बराबर है क्या? आप नहीं, लास्ट वाले में सर अल्फा बीटा बराबर नहीं है, लेकिन गामा बराबर है। ना। और ना, नहीं नहीं, तीनों तीनों बराबर नहीं है, तीनों अल्फा बीटा बराबर गामा नहीं, और 90 पर। 90 के भी बराबर नहीं। हम्म। उसके ऊपर वाला? और मोनोक्लिनिक में अल्फा और ना ना, गामा बराबर है। रोम्बोहेड्रल पे आओ। रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा बराबर है, बट लेकिन 90 के बराबर नहीं है। ठीक है, हेक्सागोनल। अब आ जाए इधर एम और एच पर। एम में? एम में अल्फा और गामा बराबर है और 90 के बराबर, लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं है। ठीक है, और आगे अल्फा में? और बीटा अल्फा और बीटा बराबर है 90 के, लेकिन गामा बराबर नहीं है 90 के। ठीक है, लेटाइस बोलो। और लेटाइस में नंबर एक बोलो। तो 3 2 4, 2 1 1 1 ठीक है, एक एक में? है ना। एक एक में सबसे पहले सिंपल क्यूबिक तीनों में। ठीक है, सिंपल क्यूब किस में नहीं है? चारों सात में से? 7 में से सिंपल क्यूब इसमें नहीं है, मोनोक्लिनिक में। सब में है नहीं? इसमें है, एससी और ईसी है। फिर इसमें कहीं? इसमें? इसमें इसमें नहीं है सर। सिंपल और बॉडी कैसे नहीं है? अच्छा, सब में है सर फिर। सब में है। हम्म, अब आगे समझ लें। ठीक है। अब एनसीईआरटी में फिगर दे रखे हैं इसके। हम्म, किसके? कि जैसे फिगर कई बार दे दें। मोनोक्लिनिक का फिगर कैसा रहता है, ऐसा फिगर देगी पूछने इसी चीज को। ये फिगर दे के पूछ लें अगर, ये मोनोक्लिनिक का फिगर है, हम्म, कि बताइए इसमें एज लेंथ क्या होगी। तो ये फिगर तुम्हें 7 फिगर हैं, वो पता होने चाहिए। 7 में देखो, हाँ, हेक्सागोनल में तो कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सागोनल में हम्म, तो एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे है। ठीक है, तो इनको कनेक्ट कर हम्म, दो तो हेक्सागोनल में कोई समस्या नहीं आती। क्यूबिक में कोई समस्या नहीं है, क्यूब तो मालूम है, सब कुछ इक्वल है। अब बाकी को देखना पड़ेगा, तो 5 जो फिगर है वो ध्यान से करना है, मतलब फिगर देख करके कभी पूछना क्वेश्चन हाँ सर। तो इतना सब क्लियर हो गया है। जी सर। यहाँ कोई समस्या नहीं। नो सर। बस लास्ट के 5 मिनट और। अब मुझे बताइए, बीसी में और फेस सेंटर्ड में एंड सेंटर्ड में एक्चुअल में हम्म, होता कैसे है। पहला, सिंपल क्यूब में एटम क्या एक दूसरे को टच करते हैं कॉर्नर के? नहीं करते हैं। कॉर्नर के टच करते हैं ना सर। कॉर्नर एक दूसरे को टच करते हैं। हम्म, ये कॉर्नर एक दूसरे को टच करते हैं। करते 4 ये हैं। बॉल यहाँ रखी और 4 बॉल हमने यहाँ रख दी, तो एक दूसरे को टच करेंगे। हम्म, यानी इस टाइप से हो गया। 4 बॉलते हो गई, हम्म, 4 जैसे इसके ऊपर रखी। तो अब मुझे बताइए, इसमें ये तो एज लेंथ है, कितना हम्म, डिस्टेंस इसका? ये कितना डिस्टेंस? तो ये कितना सेम है, डिस्टेंस? सब ये सेम किसके है। बराबर है? इस सेंटर से है।
ये जितने भी सर्कल होते हैं वो सेंटर से हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए किसके बराबर हो गया? हाँ, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, कितना टू हो पाई गया? टू पाई टू टू पाई आर। पाई कहाँ से आ गया? 2r 2r। बैठ गया दिमाग में? हाँ सर। ठीक है। फेस सेंटर में आ जाओ। फेस सेंटर में क्या एटम टच करेंगे? अब फेस सेंटर ये में। सिंपल क्यूब के एटम थे, समझना, सिंपल क्यूब थे। अब सेम हम्म। साइज का एटम मैंने बीच में फंसा दिया, यहाँ बीच में दिख रहा है जो बोल रहा हूँ? कर्सर दिख रहा है? कहाँ पर सर? उसी चारों के बीच में। हाँ, अगर मैं यहाँ फंसा दूं एक और, तो फिर क्या होगा? क्या वो टच करेंगे फिर टच करेंगे, करेंगे ना सर। चारों आपस में टच करेंगे? अब बताओ, चारों बचे हुए चारों को टच कर पाएंगे? ये नहीं करेंगे। क्योंकि बीच में आ गया ना ये। हम्म। तो कॉर्नर टच नहीं कर पा रहा, ये कॉर्नर है। हम्म। अब आ गए समझ में इमेजिनेशन? हाँ सर। ठीक है। तो फेस में ये कॉर्नर टच कर रहा है क्या? फेस में कौन नहीं टच कर रहे हैं सर? ठीक है। लेकिन क्या जो फेस सेंटर का वो टच कर रहा है? वो तो कर रहा है सर। ये कर रहा है। तो अब मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 2 पाई 2r। 2 पाई। ये 2r 2r। टू आर कहाँ से हो गया? ये एज लाइन, तो ये ये तो हाँ, ये डिस्टेंस, होगी ना, ये वाला डिस्टेंस, ये भी है। तो फिर ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाँ सर। कितना आ जाएगा? 1 मिनट सर। यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो ये कितना होगा? 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। है 2 है 2 है 2 है। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर का रूट। तो ये कितना हो गया? √2a स्क्वायर। √2 ए का स्क्वायर, तो रूट ए और ए स्क्वायर से ये बचेगा। ठीक है हाँ सर। अब मुझे बताओ, ये चार एटम है, इनके बीच का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? √2 है। √2 है। तो ये तो हो गया आर, ये वाला हो गया हम्म। 2 आर, ये वाला आर, टोटल कितना हो गया? 4r। अब √2 से 4 को कैंसिल करो। √2 √2r। क्लियर हो गया? हम्म। इसको ये फार्मूला याद भी रख सकते हो। लास्ट है बीसीसी, बॉडी सेंटर। हम्म। बॉडी सेंटर में एटम कहाँ पर होता है? बॉडी सेंटर पर। हम्म। अब बॉडी सेंटर पर कैसे होगा? चार एटम नीचे हो, चार ऊपर, ये चार एटम नीचे है। इस तरह से चार, चार नीचे और चार ऊपर है। ये चार ऊपर थे। अब इन आठों के बीच में मैंने एक एटम और फंसा दिया यहाँ पर। तो बताओ, एक कॉर्नर टच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर, नीचे के 4 के कॉर्नर टच कर रहे हैं, ऊपर के नहीं कर रहे हैं। नहीं, किसी की नहीं करेंगे। अच्छा, एक दूसरे को टच। एक मिनट। कहना एक बार
प्रॉपर देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज, नहीं तो वो क्या हमेशा कंफ्यूज करेगी। तो ब्रैग इक्वेशन है, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? है सर। एनसीईआरटी प्रॉपर दिया हुआ है, इसको समझना क्योंकि बहुत जरूरी है। एक मिनट एनसीईआरटी निकालता हूँ। अरे यार, तो क्या दिक्कत हो रही है? फाइल ओपन नहीं हो रही है। एनसीईआरटी से ओपन ही नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं सर। एनसीईआरटी में प्रॉपर फिगर बने हुए हैं एक्चुअल में। हाँ सर, इसमें है, देख रहा हूँ मैं, एफसीसी के फिगर हैं। हाँ, एन एटम एट एफसीसी सेंटर ऑफ यूनिट सेल शेयर्ड बिटवीन टू यूनिट सेल। अब उसमें तुम बॉडी सेंटर का देखोगे ना। हाँ, बॉडी सेंटर का है ना सर, ये रहा। हाँ, तो बॉडी सेंटर का प्रॉपर तुम्हें दिखेगा उसमें। हाँ दिख रहा ना सर, चार कॉर्नर पे एक हाँ सेंटर में है। उनने तीन तरीके से बना के बताया है। हाँ, तो बॉडी सेंटर के बारे में दिख गया ना। हाँ सर। उसमें बॉडी सेंटर में क्या देखा तुमने उसमें? अब देख रहे होगे बॉडी सेंटर को, ध्यान से तुमने देखा हो तो, कि जो हम्म। एटम्स हैं कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हैं। हाँ सर, नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या टच? नहीं कर रहे नहीं कर रहा है, लेकिन जो सेंटर है सेंटर कॉर्नर को टच कर रहा है। हैं। कर रहा है। ये जो सेंटर है सेंटर आठों कॉर्नर को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और बाकी कॉर्नर को भी टच कर रहा है। जी सर। अब यहाँ पे देख लें हम रिलेशन।
ये बताइए डिस्टेंस तो ये है, ये वाला डिस्टेंस ये है, ये वाला डिस्टेंस कितना निकाला था हमने, √2 है। √2 है। ये वाला डिस्टेंस कितना ये है, ये कितना आ जाएगा, निकालो। इन दोनों के बीच कितना एंगल है, इन दोनों के बीच कितना एंगल है, ये वाला एंगल थीटा कितना है, 30। 90। ऊपर की फेस है ना ये, हाँ हाँ 90। तो जब 90 हो गया, ए भी 90 ए भी 90, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ये √2 है, ए है, और हमें एच निकालना है, तो एच इक्वल टू यानी तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ये हो ए जाएगा स्क्वायर, √a प्लस, √2 ए का हाँ a स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ ठीक है सर। तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए। ये डिस्टेंस होगा √3 इंटू ए, तो √3 ए किसके बराबर है, ए रेडियस आर, यहाँ पर डायमीटर 2r और रेडियस r इक्वल टू कितना, 4r। तो ये तीन रिलेशन, तीन फार्मूले रट डालना। अब 1 मिनट लास्ट, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। जल्दी बताइए, जेड यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जेड की वैल्यू कितनी निकाली थी काय में सर? सिंपल क्यूब में, जेड की यूनिट 1, बीसी में, बॉडी सेंटर में 2, एफसीसी एफसीसी में 4। 4। ई और आर में रिलेशन बताओ, ई और आर में, इक्वल टू 2r, हाँ a इज इक्वल टू √2 है। √3 इक्वल टू हाँ 4r, और a इक्वल टू 2 √2r। हाँ याद हो गया। जी सर। नेबर डिस्टेंस, नेबरिंग डिस्टेंस, नेबरिंग डिस्टेंस है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये हमेशा होता है 2r। फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस तुम्हारे लेवल पे, तो इसका वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r की वैल्यू, 2r की वैल्यू हो जाएगी सर a। क्या बोल रहे हो, √3/2, हाँ या 2r की वैल्यू √3/2 कितनी हो जाएगी, ये √2। a/√। नेबरिंग डिस्टेंस का मतलब 2r। तो अभी दिमाग में बैठ गया इतना, हाँ सर। क्योंकि इसके बाद बस एक फार्मूला और है, कोई फार्मूले नहीं है, तो ये अच्छी तरह से दिमाग में हो जाना चाहिए, कल मैं पूछूंगा ये। ठीक है सर। चलिए, तो आज का क्लास यहीं क्लोज करते हैं, कल ठीक मिलते है हैं वापस से 3 बजे। अभी तो कल भी 3 बजे मिलेंगे, ठीक है।